नमस्कार। आज हम लोग जो है एक बात की जानकारी करेंगे कि कभी-कभी ऐसा होता है कि आपकी दी हुई सहमति भी सहमति नहीं होती और अभी का समाज ऐसा होता है कि लोग की जो भावनाएं हैं, सोच है और व्यवहार जो भी है कुछ अलग ही है। धारा 31 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 31 सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना के बारे में जानकारी देती है। कहता है 31 सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना किसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हुई है जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई है। हाँ, अब एक शल्य चिकित्सक एक रोगी को सद्भावपूर्वक यह संसूचित करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता। यह आशय के परिणाम स्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। ने कोई अपराध नहीं किया है, यद्यपि वह जानता था कि उस संसूचना से उस रोगी की मृत्यु कारित होना संभाव्य है। इसी तरह से
31 और एक चीज कहता है, और 31 का उद्देश्य है अपराधी को अनुचित सुरक्षा प्रदान किए बिना निर्दोष व्यक्ति को उचित संरक्षण प्रदान करना है। धारा 31 का उद्देश्य अपराधी को अनुचित सुरक्षा प्रदान किए बिना निर्दोष व्यक्ति को उचित संरक्षण प्रदान करना है। धारा 31 का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नांकित 2 बातें आवश्यक है। अब ये दोनों जो उद्देश्य है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है संसूचना सद्भावपूर्वक दी गई हो। संसूचना सद्भावपूर्वक दी गई हो। दूसरा है जिस व्यक्ति को संसूचना दी गई है वह उसके लाभ के लिए हो। जिस व्यक्ति को संसूचना दी गई है वह उसके लाभ के लिए हो। ये है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 31 यही कहता है। एक दूसरा धारा है 32 वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है, हत्या और मृत्यु से दंडनीय राज्य के विरुद्ध अपराधों के सिवाय कोई बात आवश्यक नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए, जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए, परंतु यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि को युक्तियुक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो
जिसमें कि वह ऐसी मजबूरी में पड़ गया है। स्पष्टीकरण है, कोई व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में उसके सील को जानते हुए सम्मिलित हो जाता है, इस आधार पर ही इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार नहीं है कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था जो विधि द्वारा अपराध है। कोई व्यक्ति किसी डाकुओं की एक टोली द्वारा पकड़ा गया और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात को करने के लिए विवश किया गया जो विधि द्वारा अपराध है। उदाहरण के लिए, एक लोहार जो अपने औजार लेकर किसी घर का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है, जिसमें डाकू उसमें प्रवेश कर सके और उसे लूट सके, इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार है। अब कहता है धमकी के अंतर्गत किए गए कार्य। धारा 32 धमकी के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य का उल्लेख करती है। संहिता की यह एक महत्वपूर्ण धारा है, क्योंकि सामान्यतः कोई कार्य अपराध तभी माना जाता है जबकि वह स्वेच्छा से किया गया हो, लेकिन कभी कभी कोई कार्य जिसे करने की तनिक भी इच्छा नहीं रही हो, किंतु धमकी अथवा दबाव के अंतर्गत करना पड़ जाता है, और यदि ऐसे कार्य को अपराध मान लिया जाए तो निश्चित ही यह एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था होगी। यही कारण है कि संहिता में धमकी के अधीन बाध्य होकर किए गए कार्य को आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है। इस धारा में हम इस प्रकार की प्रस्तुति कर सकते हैं। इस धारा को हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। अतिरिक्त इससे कि हत्या और राज्य के विरुद्ध अपराध जो मृत्यु दंड से दंडनीय हो, पहला है हत्या और दूसरा है राज्य के विरुद्ध अपराध जो मृत्यु दंड से दंडनीय हो, कोई कार्य अपराध नहीं है यदि वह एक धमकी से विवश व्यक्ति द्वारा किया जाता है। धमकी की प्रकृति जिससे तुरंत मृत्यु का भय हो जबकि कर्ता ने कार्य न किया हो, अपनी स्वेच्छा से या ऐसे हानि के भय से जो तुरंत मृत्यु से कम हो। ये हम धारा 32 पढ़ रहे हैं। स्पष्टीकरण है, वह व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी से डाकुओं की टोली में उनके सील को जानते हुए सम्मिलित हो जाता है, इस आधार पर ही हम अपवाद का फायदा उठाने का हकदार नहीं है कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था जो विधिवत अपराध है। डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिगृहित और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात को करने के लिए जो विधितः अपराध है विवश किया गया व्यक्ति, उदाहरणतः एक लोहार जो अपने औजार लेकर एक गृह का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है, जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सके और उसे लूट सके, इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार है। इस धारा में प्रयुक्त हत्या के अंतर्गत हत्या के लिए दुष्प्रेरण सम्मिलित नहीं है, अतः हत्या के दुष्प्रेरण को इस धारा के अंतर्गत क्षम्य किया जाता है।
एक केस है, उसको हम लोग देखेंगे। आर बनाम राम अवतार के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां एक नौकर मृतक के शरीर को अपने मालिक के दबाव के कारण हटाता है तो वह कोई अपराध नहीं करता है। उमादाक्षी देवी बनाम एम्पायर के मामले में यह भी निर्धारित किया गया है कि जहां एक व्यक्ति मृतक का पैर पकड़कर हत्या का दुष्प्रेरण का आपराधिक कार्य करता है तथा वह ऐसा इसलिए करता है कि अन्यथा उसकी तत्काल मृत्यु संभाव्य है। यह धारा 94 भारतीय न्याय संहिता की धारा 32 के अंतर्गत संरक्षित है। एक है बच्चन लाल बनाम स्टेट के मामले में अभियुक्त उस समय से लेकर जब उसने मृतक का पैर पकड़ा तथा जब उसने मृत शरीर को छिपाने में हत्यारों की सहायता की बराबर तत्कालिक मृत्यु के भय के अंतर्गत बना रहा था, उसे धारा 94 भारतीय न्याय संहिता की धारा 32 के अंतर्गत संरक्षित माना गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भय, दबाव या व्यवस्था के अधीन किया गया कार्य व्यक्ति का स्वयं का कार्य नहीं होने से इस धारा के अंतर्गत संरक्षित है। एक होता है 33, हम देखें 31, 32 और 33। 33 कहता है तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। अब तुच्छ हानि क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उसमें कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आशयित है या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात है। यदि वह अपहानि इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। तुच्छ कार्य विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती। विधि तुच्छ कार्य पर ध्यान नहीं देती और यही कारण है कि संहिता में तुच्छ कार्यों को आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है। थर्टी थ्री देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में कारित होने वाले ऐसे अनेक कार्य हैं जो दृश्य रूप में यद्यपि अत्यंत तुच्छ होते हैं लेकिन उनकी प्रकृति आपराधिक होती है। जैसे किसी व्यक्ति के नीम से दातुन तोड़ लेना, किसी की दावत में कलम डुबो देना,
गाड़ी में धक्का मुक्की करते हुए बैठना आदि फिर भी विधि के अंतर्गत उन्हें दंडनीय नहीं बनाया गया है, क्योंकि यदि ऐसा किया गया होता तो हमारा सामान्य जीवन जीना दुश्वार हो जाता और दूसरी तरफ न्यायालयों में वादों की भीड़ लग जाती। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए संहिता की धारा 33 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आश्रित है या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात है। यदि वह अपहानि इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। उदाहरणार्थ बंजर भूमि पर खड़े वृक्षों से मूल्य विहीन फलियां तोड़ लेना, अभियुक्त द्वारा बिना किसी मूल्य के चेक की चोरी कारित किया जाना, दूसरे से टिकट पर यात्रा करने के अभियोग में मानहानि का मामला आदि। इस धारा में प्रयुक्त शब्द अपहानि में मन, शरीर या संपत्ति की क्षति भी सम्मिलित है। यह धारा केवल तभी लागू होती है जब कारित की गई अपहानि इतनी तुच्छ हो कि मामूली समझ व स्वभाव वाला कोई व्यक्ति अर्थात सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति उसकी शिकायत न करे। संहिता में अपहानि शब्द का कोई परिभाषा नहीं दी गई है। यह सुनिश्चित करना न्यायालय के विवेकाधीन है कि कोई अपहानि कारित हुई है या नहीं हुई। अपहानि शारीरिक या मानसिक क्षति के रूप में हो सकती है और उसमें ख्याति अथवा वित्तीय हानि भी सम्मिलित है। इस धारा की प्रयोज्यता निम्नांकित बातों पर निर्भर करती है: क्षति की प्रकृति, पक्षकारों की स्थिति, आशय का ज्ञान, परवर्ती परिस्थितियां, सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति की धारणा आदि। और आप लोग तो हम तो इसके पहले पिछले भी वीडियो बना रहे हैं, प्रतिरक्षा के क्या क्या अधिकार हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अपवाद, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का आरंभ तथा अंत एवं निजी संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार, ये दिया हुआ है। प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है।
देख रहे थे 24, 34, 32, 31, 33 BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा को हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग देखेंगे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। सामान्यतः कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकता और यदि वह इस तरह का कोई कार्य करता है तो वह एक दंडनीय अपराध माना जाता है। धारा 34 के अनुसार ऐसी कोई बात नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन in the exercise of the right of private defense। इसमें कहा गया है और प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार कहा गया है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। एवरी पर्सन हैज ए राइट सब्जेक्ट टू द restrictions contained in sections 37 to defend his own body and the body of any other persons against any offenses affecting the human body। दूसरा कहता है द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन्स अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंसेस फॉलिंग अंडर द definitions of theft, robbery, mischief or criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief or criminal trespass। इसमें कहा गया किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध
जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, मामले या किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति चाहे चल हो या अचल हो उसकी प्रतिरक्षा करे। और 35 जो कहता है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। और 35 में है, 34 में है प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। और 35 कहता है शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। धारा 37 में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति चाहे चल हो या अचल उसकी प्रतिरक्षा करे। किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाले अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, अपनी किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति चाहे चल हो या अचल उसकी प्रतिरक्षा करे। उसके बाद हम लोग आते हैं मेरी शकल पे मत जाइए। धारा 35 में यह कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है वह मानव शरीर पर प्रभाव पड़ने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे, एवं किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाले अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की चाहे वह छल हो या अचल संपत्ति प्रतिरक्षा करे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि
जब कोई अभियुक्त प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अभिभाव करता है तो उसे अपने इस अधिकार को साबित करना होता है। 36 में भी वही कहा गया है और 37 में भी वही कहा गया है। Nothing is an offense which is done in the exercise. हम लोग 35 देखे, अब 36 में देखते हैं क्या कहता है। 36 जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 36 जो कहता है ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। कहता है जब कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता है उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्त विकृति या मतता के कारण या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण अपराध नहीं है, तब प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता है। अब जो है एक चीज केस हम दिखा देते हैं दृष्टांत में, उसको देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। यो एक विकृत व्यक्ति को जान से मारने का प्रयत्न करता है। यो एक विकृत व्यक्ति को जान से मारने का प्रयत्न करता है। यह किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह यो के स्वस्थ चित्त होने की दशा में रखता। खो कहता है को रात्रि में एक ऐसे घर में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए एक वैध रूप से हकदार है। यह सद्भाव पूर्वक को गृह भेदक समझकर को पर आक्रमण करता है। यहां यह इस भ्रम के अधीन को पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता है, किंतु को यो के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह तब रखता जब यो उस भ्रम के अधीन कार्य न करता। फिर जबकि कोई कार्य जो अन्यथा अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्त विकृति या मतता के कारण या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण अपराध नहीं है, तब प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता। एक दृष्टांत है, खो पागलपन के असर में को की मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करता है।
ख किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु क को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह ख के स्वस्थ चित्त होने की दशा में रखता। क रात्रि में एक ऐसे गृह में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वह वैध रूप से अधिकृत है। ख सद्भाव पूर्वक क को गृह भेदक समझकर क पर आक्रमण करता है। यहाँ ख इस भ्रम के अधीन क पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता, किंतु क ख के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह तब रखता है जब ख उस पर भ्रम के अधीन कार्य न करता। इस प्रकार धारा 34, 35 एवं 36 व्यक्ति को अपने शरीर एवं संपत्ति की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करती है, लेकिन यहाँ यह ज्ञातव्य है कि विधि द्वारा प्रदत्त यह अधिकार अत्यंत संकीर्ण है। अतः अभियुक्त से यह उपेक्षा की जाती है कि वह इन अधिकार एवं परिस्थितियों के औचित्य को प्रमाणित करे। इस अधिकार की प्रायोज्यता के लिए सभी सुसंगत तथ्यों पर विचार किया जाना आवश्यक है। इसे साबित करने का भार अभियुक्त पर है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। योगेंद्र मोरारजी बनाम स्टेट ऑफ गुजरात के प्रकरण में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में कतिपय सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है जो निम्नलिखित है। दिल तो ये मांगे हरदम तुम्हें हम यूं ही देखा करें, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो। इसी में एक शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। योगेंद्र मोरारजी बनाम स्टेट ऑफ गुजरात के प्रकरण में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में कतिपय सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है जो निम्नलिखित है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ऐसे किसी कृत्य के विरुद्ध नहीं मिलता जो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं है।
इस अधिकार का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब शरीर के प्रति कोई वास्तविक एवं तत्काल खतरा सामने हो। तीसरा है, यह एक प्रतिरक्षात्मक अधिकार है, न कि दंडात्मक अथवा प्रतिकारात्मक। इसका विस्तार मृत्यु कारित करने तक उस समय होता है जब धारा 100, धारा 38 भारतीय न्याय संहिता में वर्णित परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, जहां लोक पदाधिकारी के संरक्षण प्राप्त करने का युक्तियुक्त समय एवं अवसर उपलब्ध हो, वहां इस अधिकार का उद्भव नहीं होता। डोमिनिक बनाम स्टेट ऑफ केरल के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। इस अधिकार का प्रयोग करते समय किसी व्यक्ति को उतनी अपहानि से अधिक अपहानि कारित नहीं की जा सकती है जितनी की प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक है। शरीर पर प्रतिकूल आक्रमण की ऐसी युक्तियुक्त आशंका होनी चाहिए कि यदि प्रतिरक्षा न की गई तो उस आक्रमण से मृत्यु या घोर उपहति कारित हो है, तथा अधिकार का प्रयोग तब तक प्रारंभ नहीं किया जा सकता जब तक कि आक्रमण की युक्तियुक्त आशंका मस्तिष्क में उतर नहीं जाती। फिर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकारों के प्रयोग में किसी व्यक्ति को अभद्र शब्दों एवं अपमानित कथनों के लिए क्षम्य नहीं किया जा सकता। प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले हैं। एक है रोज का मामला, एक है कंपनसरे का मामला, एक है भजन सिंह एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का मामला। इसमें अभियुक्त द्वारा मृतक एवं उसकी पत्नी के कब्जे में की संपत्ति में हस्तक्षेप किए जाने के कारण न्यायालय में उसकी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को नहीं माना। और एक है परम सुख का मामला। इसमें एक पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस सिपाही के साथ यह सूचना पाकर कि परम सुख के घर चोरी की संपत्ति रखी हुई है, उसके घर गया। वहां पहुंचकर उसने परम सुख की पत्नी से चोरी की संपत्ति उसे दे देने के लिए कहा। पत्नी ने कहा कि उसे उस संपत्ति के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, उसका पति कहीं बाहर गया है और वह शीघ्र ही लौटने वाला है। इस पर पुलिस निरीक्षक वह उस पर बेंत चला दिया। परम सुख की पत्नी चिल्लाने पर उसका भतीजा उसकी सहायता के लिए दौड़कर वहां आ गया और उसके द्वारा पुलिस निरीक्षक के बीच विवाद छिड़ गया। अंततः जब पुलिस निरीक्षक तथा सिपाही के द्वारा उसे मारा गया तो उसने भी सिपाही के हाथ से डंडा छीनकर उस पुलिस निरीक्षक के सिर पर दे मारा, जिसके उसके सिर पर घाव हो गया। यह धारण किया गया कि अभियुक्त को अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त था। एक है मद्रा, लोकनाथ एवं मदय खां का मामला। इस मामले में यह धारण किया गया कि पशुओं की परिबद्ध करने की दृष्टि से उन्हें अवैध तरीके से पकड़ना या जब्त करना चोरी है और ऐसी अवस्था में अपने संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में बलपूर्वक कार्य द्वारा प्रतिकर करना इस धारा के अंतर्गत संरक्षित है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आधिपत्य में की संपत्ति की रक्षा करने व उसे चोरी से बचाने तथा अन्य किसी क्षति से निवारित रखने का अधिकार है। बदला लेने के
लिए इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग केवल अवैध आक्रमण को निष्फल करने के लिए किया जा सकता है, बदला लेने के लिए नहीं। फिर यह अधिकार ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता है जो स्वयं आक्रमण करता है तथा अन्य व्यक्ति पर अवैध आक्रमण करता है। एक कृष्णा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल प्रतिरक्षात्मक अधिकार है। इसका केवल आक्रमण तौर पर अथवा बदले की भावना से अथवा अपराध के प्रतिकर करने के आशय से नहीं किया जा सकता। इसकी उपलब्धता का निर्धारण प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है तथा इसे साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है। जयपाल बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता जो स्वयं आक्रमण करता रहा है। अभियुक्त गण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है, उन्हें परिवादी पक्ष पर आक्रमण किया जिससे परिवादी पक्ष में से किसी की मृत्यु कारित हुई। परिवादी पक्ष के पास न तो कोई अस्त्र शस्त्र थे और न उनके द्वारा कोई हमला किया गया। ऐसी दशा में परिवादी पक्ष आक्रमणकर्ता नहीं माना जा सकता और न ही इस आधार पर अभियुक्त गण प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा कर सकते हैं। एक बिहारी राय बनाम स्टेट ऑफ बिहार के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि चोटों की संख्या किसी व्यक्ति के आक्रमण होने का मापदंड नहीं हो सकती। नंबर ऑफ इंजुरीज इज नॉट ऑलवेज सेफ दुष्कृतियों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। इसमें प्रयुक्त भाषा में यह स्पष्ट है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का नियम दुष्कृतियों पर लागू नहीं होता है, लेकिन प्राइवेट प्रतिरक्षा के सिद्धांत इस प्रकार है कि उन्हें दुष्कृतियों में भी ग्राह्य किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार माना जाना। यहाँ यह उल्लेखनीय कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अभिकथन सदैव अभियुक्त द्वारा किया जाना आवश्यक नहीं है। परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय स्वयं यह मान सकते हैं कि अभियुक्त द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विधिवत रूप से प्रयोग किया गया था। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है। BURDEN burden of proof is on
मदरा लोकनाथ एवं मैदे खां का मामला। बदला लेने के लिए इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कृष्णा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जयपाल बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा। बिहारी राय बनाम स्टेट ऑफ बिहार। दुष्कृतियों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। न्यायालय द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार माना जाना। और 37 जो है 37 कहता है कार्य जिनके द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार इसमें बताया गया है। आता हूँ। अच्छा, एक अभी आइडिया आया कि ठंडा पानी पीजिएगा ना तो ये दर्द करने लगता है, इसलिए गर्म पानी अभी के समय में पीना चाहिए।
दरबान गौर का भी मामला आता है। गोकुल बाबरी, ये सेक्शन 37 है और इसको देखा जाना दृष्टांत में है। एक होता है भजन, किसी का शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के आधार में है। कंपनसरी का मामला, इसमें एक लड़के ने इतना गर्द गुब्बार उड़ाया कि राहगीरों की को क्षति पहुंची। अभियुक्त उन राहगीरों में से एक था। उसने उस लड़के की पिटाई की। यह धारण किया गया कि अभियुक्त ने जो कुछ भी किया यह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग किया। उसके बाद है भजन सिंह का भी मामला है। उसमें भी ये कहा गया है